हेलो फ्रेंड, आप देख रहे हो हमारा चैनल ग्रो बुक्स। तो आज हम फिर से आपके लिए नई बुक लाए हैं, जिस बुक का नाम है रीडिंग लाइक एक राइटर। इसका मतलब किताब से प्यार करने वालों के लिए जो कुछ लिखना सीखना चाहते हैं। इनका लेखक का नाम है फ्रेंसिन प्रोस। तो चलिए बुक आपको दो लफ्ज़ में बताते हैं। साल 2006 में रिलीज हुई किताब रीडिंग लाइक ए राइटर आपको किसी भी किताब को पढ़ना सिखाती है। इस समरी के चैप्टर्स को पढ़कर आपको पता चलेगा कि किसी भी मास्टरपीस को लिखा कैसे जाता है। ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो कि किसी भी किताब को मास्टरपीस बनाती है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको पढ़ना आ जाए, अगर आप भी चाहते हैं कि आप किसी नोवेल से उसका सार निकाल सके, तो ये समरी आपके लिए ही है। या फिर आपको लेखक बनना हो तो ये समरी आपके लिए है। यह किताब किसके लिए है? पढ़ने के शौकीन लोग, लेखक या फिर जिसे लेखक बनना हो, ऐसे लोग जिन्हें क्लासिक नोवेल पढ़ने का शौक़ हो। अध्याय नंबर 1। क्या आपको आर्ट ऑफ कॉलेज रीडिंग के बारे में पता है? क्या आप भी जानना चाहते हैं कि एक मास्टरपीस नोवेल को कैसे लिखा जाता है? अगर आप सोचते हैं कि इसे सीखने के लिए आपको कोई राइटिंग वर्कशॉप ज्वाइन करना पड़ेगा, तो फिर आप गलत हैं। ऐसा कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। इस समरी के चैप्टर्स आपको पढ़ना भी सिखाएंगे और लिखना भी। इस समरी के ज़रिए आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आपको साहित्य से प्यार है तो फिर यह किताब आपके लिए किसी परीक्षा की गाइड से कम नहीं है। इस किताब की हेल्प से आपको पता चलेगा कि कठिन परीक्षा में अच्छे नंबरों से पास कैसे हुआ जाता है। यहाँ कठिन परिश्रम का मतलब है अच्छी किताब और बुक राइटिंग से है। क्या आपने कभी किसी बच्चे को कुछ भी पढ़ते हुए देखा है? अगर नहीं देखा तो अब देखिएगा। जब आप किसी बच्चे को कुछ भी पढ़ते हुए देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो किसी भी चीज़ को बड़े ध्यान से पढ़ते हैं। बच्चे बड़ों से बेहतर क्लोज रीडर होते हैं। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे ही हम इम्पेशेंट भी होते जाते हैं। हम कम समय में काफ़ी कुछ पढ़ना चाहते हैं। हम जल्दी जल्दी पढ़ना भी सीख जाते हैं। इसे स्किम रीडिंग कहा जाता है। हम इसी तरह की रीडिंग की आदत पड़ जाती है। हम कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी इकट्ठा करना चाहते हैं। ये कहना भी गलत नहीं होगा कि हम जंक फूड की तरह फूड्स को कंज्यूम करने लगते हैं। ऐसा नहीं है कि स्किम रीडिंग से कुछ फ़ायदा नहीं होता है। कई सिचुएशन में इस तरह की रीडिंग फ़ायदेमंद होती है, लेकिन जब कभी लिटरेचर की बात आती है तब हमें स्किम रीडिंग से परहेज करना चाहिए। अगर आप लिटरेचर को जल्दी जल्दी ख़त्म करने की कोशिश करेंगे तो फिर आप शब्दों की आत्मा को ही ख़त्म कर देंगे। इसलिए लिटरेचर को पढ़ने का एक अलग ही तरीका होता है। ग्रेट लिटरेचर से आप क्या समझते हैं? ग्रेट लिटरेचर के कई सारे मतलब होते हैं। उसके शब्दों में जितना आप डूबते जाएंगे उसके नए नए मतलब आपको समझ में आते जाएंगे। इसलिए लिटरेचर को बड़ी सावधानी और पेशेंस के साथ पढ़ना चाहिए। लिटरेचर पढ़ना कोई पानी पूरी खाने जैसा नहीं होता है कि फट से मुंह में डाले और निगल लिए। अगर आप लिटरेचर को समझना चाहते हैं तो फिर आपको उसके हर एक शब्द पर गौर करना पड़ेगा। लिटरेचर पढ़ने के लिए आपको अपनी रीडिंग को स्लो डाउन करना पड़ेगा। आप अपनी रीडिंग को जितना स्लो करेंगे उतना ही फ़ायदा होगा। इसका रिवार्ड नॉलेज के रूप में आपको मिलेगा। इस रिवार्ड को आप कभी भी पैसों से नहीं खरीद सकते। इसके लिए आपको सही ढंग से किताबों को पढ़ना होगा। अध्याय नंबर 2। प्लॉट और कैरेक्टर डेवलपमेंट के लिए शब्दों का चुनाव सही होना चाहिए। ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी के अनुसार इंग्लिश लैंग्वेज में 1,70,000 शब्दों का यूज किया जाता है। इसका मतलब साफ है कि किसी भी राइटर के पास ऑप्शन काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पर लेखक सामने ये चैलेंज रहता है कि वो इतने शब्दों में वो एक सही शब्द का चुनाव कैसे करे जो कि उसकी बात को सही ढंग से रीडर्स के सामने रख दे। किसी भी फिक्शन को ग्रेट बनाने के पीछे
उसमें यूज हुए शब्दों का बहुत बड़ा योगदान होता है। इसलिए जब कभी भी आप किसी भी नॉलेज को पढ़िएगा तो ये कल्पना करने की कोशिश करिएगा कि राइटर इस शब्द की जगह कौन सा शब्द यूज कर सकता था, या फिर जिन शब्दों का उपयोग राइटर ने किया है तो क्यों किया है। अगर आप ऐसे करते हैं तो फिर आपको इमेजिनेशन पावर बेहतर होती जाएगी। इसी के साथ इस बात को भी याद रखिएगा कि किसी भी नॉवेल को ग्रेट उसकी पहली लाइन ही बना देती है। ज़्यादातर ग्रेट नॉवेल की पहली लाइन बहुत इफ़ेक्टिव होती है। अमेरिकन राइटर की एक नॉवेल है जिसका नाम है द ग्रेट मदर। इस नॉवेल के पहले 2 शब्द इतने प्रभावशाली है कि वो आपको बता देते हैं कि नॉवेल की थीम क्या होने वाली है। फिक्शनल नॉवेल को अगर आप पढ़ रहे हैं या फिर आप फिक्शनल नॉवेल लिखना चाहते हैं तो फिर एक बात सबसे ज़रूरी होता है, वो ये है कि आप अपने नॉवेल के कैरेक्टर को कैसे इंट्रोड्यूस करते हैं। कि किसी भी नॉवेल का ये फेज बता देता है कि उसके राइटर के पास एक्सपीरियंस कितना है। किसी भी किताब में जब भी कैरेक्टर के बारे में बताने की बात आती है तो वो वहाँ पर शब्दों का चयन काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। उस फेज में राइटर के तौर पर आपकी जिम्मेदारी ये बनती है कि आप सही वर्ड्स का सिलेक्शन करें। अगर आपके शब्दों में वो गरिमा होगी तो फिर रीडर्स भी आपकी किताब से खुद को कनेक्ट कर सकेंगे। किसी भी किताब की राइटिंग के समय फैंसी शब्दों का भी महत्व होता है, लेकिन आपको यह ध्यान रखना होगा कि किसी की फैंसी शब्द दाल में नमक की तरह होते हैं। इनका सही इस्तेमाल आपको आना चाहिए। फैंसी शब्द रीडर्स को आकर्षित कर सकते हैं, लेकिन इनका यूज कहाँ, कैसे और कितना करना है ये आपको मालूम होना चाहिए। अगर आप हर जगह फैंसी शब्दों का ही यूज करने लगेंगे तो फिर रीडर्स भी बेवकूफ़ नहीं हैं, वो आपको तकनीक को समझ जाएंगे और इन्हें इरिटेशन भी होने लगेगी। किसी भी किताब को लिखते समय आपको ये भी ध्यान रखना है कि इमोशन का सही इस्तेमाल हो सके। रियल लाइफ में हमारे इमोशन हमारे शब्दों से ही दिखते हैं, इसलिए नॉवेल को लिखते समय भी हमें हमारे शब्दों का ख्याल रखना है। हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि जहाँ भी इमोशन से जुड़ी हुई बातें हो वहाँ पर इमोशन से कनेक्ट करने वाले शब्दों का ही यूज किया जाए। कई जगह ये बताया भी गया है कि कठिन शब्दों में बड़ी चीज़ें लिखना बहुत आसान है, बल्कि सरल शब्दों में अच्छी चीज़ें लिखना काफ़ी ज़्यादा कठिन है। इस बात से इस किताब के ऑथर भी सहमत हैं और आपको भी सलाह देना चाहते हैं कि राइटिंग के समय ऐसे शब्दों का चयन करें जिसमें आम लोग आसानी से कनेक्ट कर सकें। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम फैंसी शब्दों के चक्कर में पड़कर आसानी से समझा देने वाली बात को काफ़ी ज़्यादा कठिन बना देते हैं। किसी भी किताब को लिखते समय हमें इस गलती से बचने की कोशिश करनी है। आप कोशिश करिए कि अपनी बात को आसानी से रीडर के दिमाग में बैठा सके। अगर आप आसानी से किसी भी सिचुएशन को समझा सकते हैं तो फिर आप भी राइटर बन सकते हैं। मुश्किल शब्दों का उपयोग करके आप ज्ञानी कहला सकते हैं, लेकिन अगर आप इसी तरह से लिखने लगेंगे तो फिर रीडर्स कभी भी खुद को आपसे कनेक्ट नहीं समझ पाएंगे। इसलिए खुद के लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए लिखने की कोशिश करिए। मान लीजिए कि आपने अपनी किताब में बहुत बड़ी और अच्छी जानकारी दे दी है, लेकिन आपकी भाषा इतनी कठिन है कि लोगों को समझने में ही दिक्कत हो रही है। तब क्या होगा? कुछ लोग किताब पढ़ भी लेंगे तो आगे वाले क्या बताएंगे, बोलेंगे कि किताब की लैंग्वेज बहुत हार्ड है। कई लोग तो आधी किताब पढ़ेंगे फिर पढ़ना ही बंद कर देंगे। इससे क्या होगा? आप जो भी संदेश या कहानी लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं वो आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। इसलिए लिखते समय इस बात का ख्याल रखिएगा कि आसान से आसान लैंग्वेज में लोगों तक बढ़िया से बढ़िया कंटेंट दे सके। इसके साथ ही साथ आपको यह भी ख्याल रखना है कि प्लॉट के डेवलपमेंट के लिए सही शब्दों का चुनाव होना चाहिए। वो खूबी आपके अंदर कैसे आएगी? अगर आप नए राइटर हैं तो ये खूबी आपके अंदर तभी आएगी जब आप ज़्यादा से ज़्यादा किताब पढ़ेंगे। इसलिए कहा भी गया है कि लिखने से पहले पढ़ने की आदत डालनी चाहिए। अध्याय नंबर 3, ब्यूटीफुल सेंटेंस क्या होता है? किसी भी वाक्य या फिर सेंटेंस को सुंदर क्या बनाता है? ये सवाल जितना सुंदर है उसका जवाब देना उतना ही कठिन है। ये वैसी ही चीज़ है जिसे खुद पढ़कर ही एक्सपीरियंस किया जा सकता है। यह ठीक इश्क की तरह है। इश्क की खूबसूरती का एहसास आपको तब नहीं हो सकता जब तक आपको खुद उन गलियों से ना गुजरे हो।
भले ही किताबी ज्ञान आपके पास कितना भी क्यों ना हो, लेकिन यह ज्ञान आपको फ़ायदा तभी देगा जब आप खुद उस फील्ड के खिलाड़ी बनने की कोशिश करेंगे। सेंटेंस की सुंदरता को पता करने का कोई हार्ड और फास्ट रूल नहीं है, लेकिन फिर भी सिंपल, क्लियर, म्यूजिकल सेंटेंस सुंदर होते हैं। ऐसे वाक्य जो बड़े प्यार से और सिंपल तरीके से अपने रीडर से कम्युनिकेट करने में कामयाब हो जाते हैं, वही सेंटेंस सभी के दिलों में भी छा जाते हैं। जर्मन राइटर हेनरिच वोन क्लाइस्ट काफ़ी सुंदर सेंटेंस बनाया करते थे। उन्हें इस फील्ड का मास्टर भी कहा जाता था। आज भी जर्मन राइटर की दुहाई दी जाती है। इनके सेंटेंस की खूबी ही ये हुआ करती थी कि वो काफ़ी सिंपल और क्लियर हुआ करते थे। उनकी लिखी हुई कहानी द अर्थक्वेक को अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि उन्होंने बहुत सारी जानकारी एक छोटे से सेंटेंस में दे दी है, लेकिन उस सेंटेंस को पढ़ते समय आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि उसमें बहुत ज़्यादा शब्द का यूज़ किया गया है। अध्याय नंबर 4। क्या आप पैराग्राफ के महत्व को समझते हैं? किसी भी राइटिंग स्टाइल के लिए या फिर किसी भी नोवेल के लिए ये काफ़ी ज़रूरी होता है कि उसके पैराग्राफ कैसे लिखे हुए हैं। मान लीजिए आप कोई नोवेल पढ़ रहे हैं, अब आपको कैसा पता चलेगा कि वो नोवेल इंटरेस्टिंग है? इस बात का अंदाज़ा तभी लगेगा जब आपको उसके पैराग्राफ देखेंगे। एक नोवेल में पैराग्राफ का महत्व उतना ही होता है जितना कि किसी डिटेक्टिव की लाइफ में सुराग या फिर क्लू का महत्व होता है। अगर आप डिटेक्टिव हैं और कोई नया केस सॉल्व कर रहे हैं, तो फिर आपकी कोशिश रहेगी कि जल्द से जल्द आपको पहला सुराग मिल जाए। जब आपको सुराग मिल जाएगा, उसके बाद केस को सॉल्व करने के लिए आपका इंटरेस्ट भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक उसी तरह अगर आपका कोई किताब पढ़ रहे हैं और उस किताब के चैप्टर्स के पैराग्राफ बहुत अच्छे से लिखे हुए हैं, तो फिर किताब को पढ़ने में आपका इंटरेस्ट बना रहेगा। इस किताब के लेखक बताते हैं कि पैराग्राफ का महत्व इतना ज़्यादा होता है कि आप एक पैरा पढ़ने के बाद पूरी किताब पढ़ने के लिए मजबूर हो सकते हैं। इसलिए जब भी आप किताब लिख रहे हो तो हर एक पैरा को बड़े ध्यान से लिखने की कोशिश करिएगा। अगर हम रीडर के माइंडसेट की बात करें तो कोई भी रीडर लंबे पैरा नहीं पढ़ना चाहता। इसलिए आपकी कोशिश रहनी चाहिए कि आप अपने रीडर्स के सामने स्मॉल पैरा पेश करें। आपकी कोशिश होनी चाहिए कि उन्हें ऐसा मटेरियल मिले जो उनके दिमाग में आसानी से डाइजेस्ट हो सके। एक काफ़ी ज़्यादा मशहूर ब्रिटिश रोमांटिक कवि हुआ करते थे जिनका नाम विलियम वर्ड्सवर्थ था। वो अपने आप को शहरी जीवन के क्रिटिक के रूप में पेश किया करते थे। उनके अनुसार शहर की बिल्डिंग्स, प्रदूषण, हवा, धुआं और कुछ भी नहीं है। ये बात ज़िंदगी के लिए एक जहर की तरह है। उनके अनुसार शहर की हवा से इंसान के अंदर का चैन और सुख मर जाता है। आज के दौर में ज़्यादातर लोग ब्रिटिश कवि विलियम वर्ड्सवर्थ की इस बात से एग्री करते हैं। इसी का रीज़न यह है कि लोग नेचर के बीचों बीच अपने वेकेशन को प्लान करते हैं। शहर के लोग अपने वेकेशन में नेचर के पास जाना चाहते हैं। नेचर में जाकर, पेड़ों के पास जाकर या तो हिमालय की गोद में जाकर लोग रिलैक्स करते हैं। उन्हें वो सुकून मिलता है जो उन्हें शहरी जनजीवन में नहीं मिलता। विलियम वर्ड्सवर्थ के अनुसार नेचर से इंसानी शरीर के साथ ही साथ दिमाग भी सुकून में रहता है। इससे आदमी के अंदर ज़िंदगी को लेकर एक अलग नज़रिया का जन्म भी होता है। इस बात को सच मानते हुए लेखक अपने इंग्लैंड के दौरे की याद करते हैं। जब लेक डिस्ट्रिक्ट गए हुए थे, वहाँ बढ़िया बारिश हो रही थी। तब लेखक ने रिलैक्स महसूस किया था। इसी के साथ उन्होंने वहाँ के जंगल की सैर भी की थी। जब आप सोचिए कि लेखक ने विलियम वर्ड्सवर्थ की बात को इतनी तवज्जो क्यों दी थी। इसके पीछे का रीज़न यही है कि विलियम वर्ड्सवर्थ ने अपने बातों को आसान और इफ़ेक्टिव ढंग से अपने पाठकों के सामने पेश की थी। इसलिए इस किताब के माध्यम से लेखक बार बार यही बताना चाहते हैं कि आपको अपनी बात सरल ढंग से रखने की कोशिश करनी है। अध्याय नंबर 5। नरेटर क्या होता है? कहानी के कई रूप हो सकते हैं। एक ही कहानी को अलग अलग किरदारों के पर्सपेक्टिव से भी बताया जा सकता है।
ज़्यादातर नॉवेल में आप देखते होंगे कि फर्स्ट या थर्ड पर्सन के तरफ से नरेशन किया जाता है। यही तरीका सही भी है। किसी भी किताब का नरेशन उसी हिसाब से होना चाहिए जिस हिसाब रीडर्स को पढ़ने में आसानी हो। लेखक को याद रखना चाहिए कि किताब को रीडर्स के लिए लिखा जा रहा है। फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन के नैरेटिव स्टाइल को अधिकतर यूज किया जाता है। आपको बता दें कि दोनों ही नैरेटिव स्टाइल की अपनी अपनी खूबी और अपने ही चैलेंज है। इसलिए अपनी किताब लिखने से पहले आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आप किस नरेटर के हिसाब से अपनी स्टोरी को रीडर्स के सामने पेश करने वाले हैं। यह आपको काम है कि सबसे पहले अपने नरेटर का फैसला करें, उसके बाद आप ये तय करें कि उसकी टोन कैसी होगी। अगर आप फर्स्ट पर्सन के तरफ से अपनी स्टोरी को नरेट कर रहे हैं तो आपकी कोशिश यही होनी चाहिए कि उसकी पर्सनालिटी इंटरेस्टिंग हो। जब उसकी पर्सनालिटी इंटरेस्टिंग होगी तभी रीडर्स भी उससे जुड़ना पसंद करेंगे। यहाँ पर लेखक थर्ड पर्सन नरेटर को भी बात करना चाहते हैं। वो बताते हैं कि थर्ड पर्सन का पर्सपेक्टिव ज्ञानी वाला होना चाहिए। उसकी पर्सनालिटी ऐसी होनी चाहिए जिसे सब कुछ पता है। चाइनीज़ फिलोसफी में एक टर्म चलता है, उसे डी टर्म कहा जाता है। इसका मतलब होता है जिनके पास पावर, वर्च्यू और करिश्मा होता है। चाइनीज़ फिलोसफी बताती है कि जिन लोगों के पास डी कॉन्सेप्ट होता है उनका माइंडसेट ही अलग रहता है। फिलोसोफर बताते हैं कि डी पावर ऑफ इन्फ्लुएंस का सोर्स होता है। जब कोई भी लीडर इस स्टेट ऑफ माइंड में पहुंच जाता है तो फिर उसे किसी से भी डर नहीं रहता। उसे डर क्यों नहीं रहता? इसके पीछे का रीज़न साफ है। इसके पीछे का रीज़न यह है कि जब लीडर उस स्टेट ऑफ माइंड में पहुंच जाता है तब लोग उसे फॉलो करने लगते हैं। ऑथर बताते हैं कि भले ही आप एवरेज हो, लेकिन अगर आपके पास ऐसा माइंडसेट है तो फिर आप एक अच्छी और सार्थक किताब लिख सकते हैं। अगर आप पूरी शिद्दत से किताब लिखने की कोशिश करेंगे तो फिर लोग भी आपकी किताब और उसके कंटेंट को पसंद करेंगे। आपको अगर कुछ फॉलो करने की ज़रूरत है तो वो सिर्फ है लिखने के प्रति आपका पैशन। अगर आपके पास पैशन है तो बाकी चीज़ें आप इस किताब में दी गई टिप्स से सीख ही जाएंगे। अध्याय नंबर 6, एक्शन, थॉट्स और डायलॉग के महत्व। लिटरेचर की दुनिया में 3 चीज़ें आपको डिफाइन करती है। आप क्या सोचते हैं, आप क्या करते हैं और आप क्या कहते हैं। किताब पढ़ने वाले इस बात से कतई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप कैसे दिखते हैं। साहित्य की दुनिया में हर उस शख्स की कदर होती है जिसके पास अच्छा या कुछ सार्थक सोचने की या लिखने की कला होती है। कि आपने कभी सोचा है कि लेखक एक्शन, थॉट और डायलॉग को क्रिएट कैसे करते हैं, या फिर लेखक कैरेक्टर डेवलप कैसे करते हैं। इसके लिए अलग अलग राइटर अलग अलग तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। कई राइटर कैरेक्टर के एक्शन से उसकी पर्सनालिटी को डिफ़ाइन करते हैं, वहीं कई लेखक थॉट और डायलॉग से कैरेक्टर को डिफ़ाइन करने की कोशिश करते हैं। जब भी आप किताब पढ़ते होंगे इस बात को नोटिस करते होंगे कि कैरेक्टर को डेवलपमेंट आपस की बातचीत में भी हो जाता है। इसलिए आगे से जब भी आप कुछ लिखने का ट्राई करें तो कैरेक्टर को उनके डायलॉग से डेवलप करने की कोशिश करिएगा। अध्याय नंबर 7, कहानी को कहानी क्या बनाता है। आप अच्छे से झूठ बोलते हैं या फिर झूठ बोलते समय पकड़े जाते हैं। इस सवाल का जवाब आपको नहीं मालूम है तो फिर जान लीजिए अच्छे से झूठ बोलने वाला इंसान फैक्ट्स को भी बड़ी चतुराई से घुमाता है। वहीं जिसे झूठ बोलना नहीं आता वो कहीं ना कहीं फंस जाता है। ग्रेट राइटर भी अच्छे से झूठ बोलना वालों की तरह ही होते हैं। उनकी भी कोशिश यही रहती है कि झूठी कहानी भी लोगों को सच्ची लगे, इसलिए वो अपने झूठे फैक्ट के साथ काफ़ी सही रहते हैं। अब सवाल ये भी उठ रहा होगा कि कहानी आखिर बनाता क्या है। इसके लिए आपको बता दें कि सिर्फ सच्ची कहानियाँ ही कहानी नहीं होती, बल्कि झूठ से भरी हुई दास्तां ही असली कहानी होती है। बात तो बस इस बात की होती है कि उस कहानी में लचीलापन कितना है। क्या उस कहानी में रीडर्स को आकर्षित करने के गुण है। रीडर्स हमेशा ही कैरेक्टर और उसके नेचर से आकर्षित होते हैं, इसलिए कहानी में रोमांच के साथ ही साथ उसे
अच्छे डायलॉग भी होने ही चाहिए। कुल मिलाकर अगली बार आप जब भी किसी नॉवेल को हाथ लगाइएगा तो खुद को स्लो डाउन कर लीजिएगा। अगली बार आपको हर शब्द को शब्द की तरह आराम से पढ़ना है। आपको समझना है कि उस शब्द के पीछे का क्या कहानी है। क्या करें, आज़ाद रहिए और आज़ादी के साथ लिखिए। कोशिश करिए कुछ नया लिखने की, और अंदाज आपका खुद का होना चाहिए। लिखने से पहले बहुत सारे पढ़ने की कोशिश करिए। सोलो रीडिंग, डीप रीडिंग।